बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज का मेरा टॉपिक सेकंड ईयर का लेसन नंबर 8 चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस है। तो लेसन तो थोड़ा सा मुश्किल है, डिक्टेशन वाइज थोड़ा सा इसमें काफ़ी मुश्किल वर्ड आते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि सारे वर्ड वन बाई वन आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ और इस लेसन का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको स्टार्ट करने से पहले। तो आपको पता है कि चाइना जो है आजकल वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री माना जाता है। कोई भी मुल्क है किसी जगह पे भी है, चाइना की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसकी जो इंडिपेंडेंस डेट है, जो साथ साथ आपने सारी बातें नोट करनी है और काइंडली जब भी आप जो है आप मेरे लेक्चर को सुने ना, तो आप काइंडली अपनी बुक अपने पास रखें और जो कुछ मैं रीड करवा रहा हूँ यहाँ से आपने उसको अपनी बुक के साथ मैच करके सुनते जाना है। मोबाइल आप बेशक रख दें, जो सुनते जा रहे हैं, जो कुछ आपको मैं बता रहा हूँ आप अपनी बुक सामने रखें, उस पर लिखते जाएं, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर में और जब आप इसको दोबारा कभी ज़िंदगी में किसी मौके पे आप रीड करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चाइना की इंडिपेंडेंस डेट है वो 1949 है। हल्का फुल्का चाइना के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, लेसन में क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो 1949 की इंडिपेंडेंस डेट है इसका, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ ममालिक का राज रहा है, कभी एक मुल्क, कभी ब्रिटेन ने, कभी इंग्लैंड ने, सॉरी जो अमेरिका है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने आके वन बाई वन इन पर कॉलोनी बना के रखा है, इनको अपने कब्ज़े में रखा और 1949 में जाके ये चाइना जो है उसने इंडिपेंडेंस ये वो आज़ादी की हासिल की। अब 1949 में जब ये था तो कुछ इस तरह के आप एक गरीब का हाल देख ले और अमीर का हाल देख ले, दोनों में कुछ इस तरह का फ़र्क होता है कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब चाहे लाख मशवरे भी दे, किसी मीटिंग में बैठा हुआ भी होगा ना, तो लाख मशवरे भी देगा, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। उसकी बात को फजूल के तौर पे माना जाता है, सबसे घटिया बात मानी जाती है और उसकी बात कॉपी नहीं की जाती या ना कोई उसकी बात सुनता है। लेकिन उसी मीटिंग में अगर कोई अमीर आदमी बैठा होगा ना, तो मैं कहता हूँ अगर छींक भी उसे आ जाएगी ना, तो फ़ौरन से जनाब पूरे मजमे को उसकी छींक करके राजा साहब को, कियानी साहब को, चौधरी साहब को या फलां जो भी है उसका जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, जनाब एम्बुलेंस बुलाई जाए और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब इन दोनों की इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह की है। अब मकसद आपको जो मैंने एग्जांपल दिया उसका मकसद मेरा ये था आपको चाइना का और वेस्टर्न का कंपेयर करना। अब चाइना 49 में जो इंडिपेंडेंस डेट है इसकी, इसमें एक गरीब मुल्क है, एक गरीब है ये बिल्कुल, जिसको किसी को पता भी नहीं है कि चाइना जो है एक मुल्क एग्जिस्ट करता भी है, ठीक है। अब उसी के साथ जो अमीर ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये है कि चाइना को बिल्कुल उन्होंने भूले हुए हैं। चाइना, उन्हें पता भी नहीं कि चाइना नाम का कोई मुल्क एग्जिस्ट करता भी है इस वर्ल्ड मैप में। फिर क्या हुआ, चाइना 49 के बाद इंडिपेंडेंस अपनी लेने के बाद जब ये आज़ाद हुआ, इन चाइना ने, चाइना की जो पॉलिटिशियन थे, चाइना की जो नेशन थी, चाइना की जो आवाम थी, इन्होंने मिल के इतनी मेहनत की कि विद इन सम ईयर्स, कुछ ही सालों में ये वन ऑफ द टॉप कंट्री बन गया। 1949 में इसकी इंडिपेंडेंस डेट है और इसका जो सोशल बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं उनको, माशरा किस तरह के कानून रखता है, फिर चाइना के मज़दूर को क्या कुछ हक़ हासिल है, चाइना के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको क्या कुछ हक़ हासिल है, इसके अलावा चाइना के अंदर निज़ाम किस तरह का है, चाइना के लोग किस तरह के हैं, चाइना का स्टूडेंट किस तरह का है, चाइना ने अपने आप को सेव कैसे किया, चाइना शुरू में कैसा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की कैसे की, लोगों का रवैया पहले कैसा था, फिर बाद में कैसा हुआ, वगैरह वगैरह। आप इस तरह समझ लें कि इसकी जो है ना मुकम्मल तौर पे डिटेल चाइना के बारे में आप इस लेसन को पढ़ने लगे हैं कि चाइना एक ज़ीरो से हीरो कैसे बना, ना कुछ से ये कुछ कैसे बना। इसका सफ़र जो ऐसे कह लें कि तनज़ली से तरक्की की तरफ से उसका सफ़र था। इस पूरे लेसन में आप चाइना के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। है तो ये बहुत बड़ा अलमिया और दुख की बात भी है कि हम जो अपना प्यारा वतन पाकिस्तान है, अब 19 आपको पता है 1947 इसकी इंडिपेंडेंस डेट है और इसी तरह 1950 जो इंडिपेंडेंस डेट है, मैं आप जो भी रिलेटेड बातें होती है मैं अपने बच्चों को लाजमी बताता हूँ साथ साथ। आप देख लें कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेट 1947 है, चाइना की 1949 है और जो जापान है वो 1950 पे उसने की है।
अब 1949 वाले को देख लें, आज आपको बेहतर पता है कि चाइना किस पोजीशन पे है। किसी भी मुल्क की कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, और चाइना का नाम ना लिया जाए तो ये कैसे हो सकता है। और उसके अलावा 1950 जापान की रेट है। वरना ये देखो मैशत के हवाले से अगर आपको बात करूँ, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो है मैं इंग्लिश के यूज़ ना करूँ, ताकि बच्चों को मेरी बात आसानी से पहुँच जाए। अब 1950 को जापान अपनी इंडिपेंडेंस डेट हासिल करता है, और 1950 को ये विदिन 10 ईयर्स, अब हालांकि देखें आप 1949 को 1945 को चाइना के जो जापान है, ये जो जंग में जापान के जो दो शहर हैं उन्होंने इसे तबाह भी किया, एटम बम गिराया अमेरिका ने, वगैरह वगैरह, वो आपको इसका पता है। लेकिन आप देख लें 1950 जापान ने इतनी तरक्की की है कि आज उसका पहले 10 ममालिक में तरक्की हुआ था, ममालिक में पहले 10 ममालिक में जापान का नाम आता है। जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की मैशत है। अब मेड इन जापान, आप हर चीज़ में आप मेड इन जापान देखोगे, मेड इन चाइना देखोगे। पाकिस्तान के बाद ये आज़ादी हासिल करने वाले हैं, पाकिस्तान के बाद इन्होंने जो कुछ भी है। अब ये है कि पाकिस्तान एक वक्त था कि उनसे पहले आज़ादी हासिल करके किस मुकाम पे है, आज 70-75 साल गुजरने के बाद भी किस हालात से गुजर है। और 1949 और 1950 की इंडिपेंडेंस डेट आप देख लें, और उसके बाद आप देखें उन्होंने कितनी तरक्की की। ये एक अलमिया है, दुख की बात है कि आप किसी के मुल्क को आप जो है उनकी तरक्की के बारे में पढ़ते हो, उनके सारा राज जानते हो कैसे उन्होंने तरक्की की, लेकिन इस सब में एज ए इंस्पिरेशन है, एज ए मोटिवेशन है, लेसन में शामिल करने का मकसद है कि अगर वो कर सकते तो हमारी कौम में क्या मसला है, हम किस जगह पे ऐसी को कमी महसूस करते हैं, वगैरह वगैरह। सारा लेसन एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को इनक्रेज करने के लिए इस चाइना वे टू प्रोग्रेस है कि चाइना जो है कैसे, क्या कुछ हालात थे चाइना के अंदर और किस तरह उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। बस आप इस पूरे लेसन में चाइना की जो डिटेल आप उसके बारे में देखोगे। तो चाइना के ट्रांसलेशन देखोगे आप, सेकेंड ईयर में आप याद रखना, एक तो आपके पास बुक होनी चाहिए, और जितना मुश्किल लेसन आप देखोगे इसके क्वेश्चन आंसर आप इतना ही आसान पाओगे। लेसन मुश्किल ज़रूर है, तो जो कुछ भी बातें एक्स्ट्रा मैं देखूंगा मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको ज़रूर बताता जाऊंगा। जितना मुश्किल लेसन है उतना आसान इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। और सेकंड ईयर में आप याद रखना, इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपने तैयार करनी है लेसन के अंदर। एक इसके वर्ड्स जो मुश्किल डिक्टेशन होगी, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, वर्ड बताता जाऊँगा कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आंसर है। ये दो ही चीज़ें आपने तैयार करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बुक अपने पास रखोगे, और उसको जब सुनोगे तो अपनी बुक में साथ साथ नोट करते जाओगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना वे टू प्रोग्रेस, और ग्लासगो सेंटन ने इस लेसन को लिखा है। इसकी चाइना की जो तरक्की का राज है, चाइना को उसने स्टडी की है, चाइना के बारे में उसने पूरी डिटेल के साथ बताया कि चाइना शुरू में क्या था और आखिर में क्या था, आपको बताया। अब चाइना का सफ़र जो है ये आप ऐसे कर लेंगे, ये बिल्कुल जो है ये निचला स्टेप है एक, और इस स्टेप से ऐसे इस स्टेप तक पहुंचना ये सबसे हाईएस्ट स्टेप है। इस स्टेप तक पहुंचने का सफ़र जो है चाइना के अंदर, वो किस तरह के दरमियान में उसके हालात किस तरह थे, लोग उसके कैसे हैं, चाइना के अंदर निज़ाम कैसा है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल के साथ आपको चाइना के बारे में बताता है। अब चाइना जो है उसका स्टार्ट करते हैं फॉर 22 ईयर्स, 22 ईयर्स 22 साल तक। अब देखो आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 22 साल तक, 22 साल लगे उन्हें अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। 22 ईयर्स चाइना ले फॉरगॉटन, ले रहा, ले फॉरगॉटन पड़ा रहा, ले होता है पड़ा होना, फॉरगॉटन फॉरगॉट फॉरगेट से है। फॉरगेट ये आसान वर्ड है, आपको पता है, फॉरगेट मतलब भूल जाना होता है। चाइना ले फॉरगॉटन, 22 साल तक चाइना को बुलाए रखा। एंड वाज इवन कंफ्यूज विद अ स्मॉल आइलैंड, आपको पता है गरीब मुल्क है, और गरीब की इज़्ज़त के लिए आपको मैंने एग्जांपल दिया कि गरीब की इज़्ज़त कैसे हो सकती है, गरीब की सुनवाई कैसे होती है, गरीब की बात कैसे जज की जाती है। अब 22 साल तक किसी को चाइना मुल्क के बारे में पता भी नहीं था। हाँ, जिनको पता था वो ये समझते थे कि शायद एक कोई आइलैंड है। आइलैंड आपको पता है जो समंदर के अंदर, पानी के अंदर जो खुश्क इलाका होता है उसको आइलैंड कहते हैं, उसको जजीरा कहते हैं उर्दू में। तो इवन कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज थे शायद ये कोई आइलैंड है। जब चाइना का नाम लिया था लोग कहते थे शायद ये कोई छोटा सा आइलैंड है, कोई जजीरा है शायद। अब 22 साल तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। इवन कंफ्यूज विद अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड के साथ लोग कंफ्यूज थे कि चाइना का नाम किसी को पता ही नहीं था। वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस, और शायद ये इसका प्रोविंस एक है, प्रोविंसेस सूबों में से इसका एक सूबा है बस। बस ये छोटा सा मुल्क होगा, ये किसी को उसके बारे में पता नहीं था। जब वही बात है कि अपने आप को अगर आपने मनवाना है,
अपनी इज्जत बनानी है तो अपने आप को कुछ करके दिखाओ, अपने आप को कुछ बन के दिखाओ। लो ऐसे लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। फिर जब आप बन गए हैं तो फिर आप देखें आपकी हर जगह पे आपकी वाह वाह होगी, हर जगह पे आपकी सुनवाई होगी। इंतहाई फजूल तरीन और घटिया तरीन बात भी करे तो आपकी बात जो है वाह वाह की जाएगी आगे से। क्यों? क्योंकि आप एक वैल्यू रखते हैं। अब चाइना के पास कोई वैल्यू है नहीं है, तो फिर इसे जो है ना लोग समझते हैं कि शायद ये छोटा सा जजीरा है, शायद इसका कोई एक प्रोविंस है। एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज बम्बो कर्टन्स वाज काउंटर्ड बाय अ वेस्टर्न कंट्री ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड। दो चीज़ें आप इसमें देख लें। एक तो आपने ट्रांसलेशन तैयार नहीं करनी, लेकिन समझनी ज़रूर है, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या बातें की जा रही हैं। आप इसमें देखें, एक ये फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बो हो गए, ठीक है। दूसरा वेस्टर्न कटरन ऑफ डिसरिगार्ड, ये दो चीज़ें आप देख लें। मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ ताकि आपको ये चाइनीज़ फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बो, दूसरे नंबर पे वेस्टर्न कंट्रेन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड, ये दो चीज़ें आप एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है। अब मैं इसमें दरमियान में लाइन डालता हूँ आपको चीज़ों को, ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल आपको पता है जो लचक वाला होता है, जिसमें लचक होती है, ठीक है। हम जिसे स्ट्रेसेबल होता है, जिसको आप खींच सकते हैं, चाहे बैम्बो कहते हैं जो बांस होते हैं उनको। अब दोनों में मालिक में फ़र्क देख ले। पहले आपको मैं इसका जो अपेरेंट मीनिंग है वो बताऊंगा, फिर इसका इम्प्लाइड मीनिंग जो हिडन मीनिंग है वो बताऊंगा। आप एक तरफ चाइना को देख ले, जो फर्स्ट वाला चाइना है। अब एक तरफ चाइना को देख ले, चाइना के अंदर बैम्बो हैं। अब इन्होंने अपने घर हैं, अपने महल्लात हैं, अपने दुकानें हैं, जो अपनी चीज़ें बिल्डिंग वगैरह बनाई हुई हैं, उनके तो चाइना के अंदर वो बांस लगे हुए हैं, बांस के साथ उनका रहन सहन हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ कर्टन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड, अब कर्टन कहते हैं पर्दों को, अब इस तरफ पर्दे हैं, कौन से पर्दे हैं? ऑफ रिजिड, रिजिड कहते हैं हार्ड को, डिसरिगार्ड कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को, बेइज्जती को। अब फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बो, अब ऐसे ना मिसाल आप देख लें, गरीब की मिसाल आपको बार बार दूंगा, सुनना ज़रूर है, बेशक याद ना करो, लेकिन समझना ज़रूर है। क्या है कि गरीब जाता है और गरीब जाके अमीर के पास जाता है, या दोनों गरीब और अमीर दोनों किसी दूसरे बंदे के पास जाते हैं। गरीब अपनी बात करता है तो उसकी बात की कितनी वैल्यू होगी, और अमीर अपनी बात करता है और अमीर की बात की कितनी वैल्यू होगी, आप बेहतर तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब चाइना जो है फ्लेक्सिबल है, गरीब की बात लचक रखती है, गरीब की बात की कोई सुनवाई नहीं होती, गरीब की बात की कोई पूछ कुछ नहीं होती, गरीब की बात को कोई फोकियत नहीं देता, वैल्यू नहीं देता। जबकि जो वेस्टर्न है, जो अमीर है, अब उसने क्या करना है कि अमीर कुछ भी बोलेगा उसकी बात की वैल्यू होगी। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें ना, तो एक तरफ चाइना के फ्लेक्सिबल बैम्बू है, लचक वाले जो उनके बांस हैं, लचक वाले बांस से मुराद है, तो लचक वाले बांस उसका अपेरेंट मीनिंग हो गया, जाहिर से मतलब जो आपको समझ आ रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, चाइना के अंदर लचक है, वो अपने आप को बैंड कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है लेकिन उसकी बात को सुन नहीं रहा, लचक रख रहा है, वो बड़ी नरमी के साथ बात कर रहा है, लेकिन उसकी नरमी किसी जगह पे देखी नहीं जा रही। जबकि दूसरी तरफ क्या है, अब वेस्टर्न से बात करता है, वेस्टर्न से कोई हेल्प मांगता है, वेस्टर्न जो मगरब कहते हैं, मगरब जो मगरबी ममालिक हैं सारे, जो मगरब की तरफ ममालिक है सारे, यूरोप आप कह ले सारे। अब यूरोप की तरफ चाइना जो है बड़ा लचक के साथ बात करता है, बड़ी नरमी के साथ बात करता है, लेकिन वेस्टर्न वाले आगे से कैसे करते हैं, कर्टन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड डिसरिस्पेक्ट। अब वेस्टर्न वाले, मगरब वाले आगे से कैसे जवाब देते हैं, कैसे, रिजिड हार्ड सख्त, डिसरिगार्ड कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को, बेइज्जती के साथ आगे से बात करें, ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम हमसे मदद मांगो, तुम हमारे लेवल पे आओ, तुम्हारी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है, अपने आप को देखो और हमें देखो, हम तुम्हारे साथ ऐसे किसी प्रोग्राम के साथ चल सकते हैं। अब ये कर्टन थे, उनकी बातें थी तो कैसी थी, डिसरिगार्ड डिसरिस्पेक्ट वाली बातें थी उनकी। अब उसकी आप मिसाल देख लें आप, कि गरीब जो है, आप एग्जांपल बच्चों को अच्छी समझ आ जाती है अगर उनके मूड के मुताबिक एग्जांपल दें। तो अब गरीब जो है किसी अमीर की बेटी को पसंद करता है और वो उसके घर जाता है उससे रिश्ता लेने के लिए, बड़ी मैं जो है ना आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं इसे बड़ा खुश रखूँगा, मैं बड़ी मेहनत करूँगा वगैरह वगैरह, बड़ा जो है ना वो। अब ये गरीब जो है वो चाइना आप कर ले, अब वो जाता है उनके घर और रिश्ता मांगने जाता है, उनसे बात करने जाता है, और जिनके घर जाता है वो आगे वेस्टर्न वाले हैं, वो आगे अमीर हैं। गरीब जा रहा है उनके साथ, बड़ा फ्लेक्सिबल होके बात कर रहा है, मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपकी बेटी को खुश रखने की। आगे वेस्टर्न वाले सख्त वाले हैं, ऐसी की तैसी तुम्हारी, उठो इधर, तुमने अपने आप को देखा है, अपने कपड़ों को देखा है, अपनी हालत को देखा है, तुम
हमारे घर के अंदर आने का सोच रहे थे, हमारी बेटी के साथ सोच रहे थे, तुमने क्या सोचा हमारे मुकाम के साथ खड़े हो गए, ऐसी की तैसी, मतलब रज के उसकी बेइज्जती होती है और जब बेइज्जती से वो निकलता है फिर उसके बाद वो कहता है ऐसी की तैसी मैं भी इनको कुछ करके दिखाऊंगा। यही हिसाब चाइना के साथ भी था। जिस वेस्टर्न के पास जाता है रिजेक्ट डिसरिगार्ड, सख्ती के साथ डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उसकी बेइज्जती की जाती है। अब इस बेइज्जती को उसने 22 साल तक बर्दाश्त किया। फिर क्या हुआ, देन सडनली, आप अगला पैराग्राफ देखिए, देन सडनली, फिर अचानक से डेट 1/4 ऑफ मैनकाइंड, 1/4 ऑफ मैनकाइंड, 1/4 आपको पता है 1/4, 1/4 कैसे है कि पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को अगर 4 पे डिवाइड करें ना, जो पूरे लोग हैं, तो इन चारों लोगों में एक जो हिस्सा होगा वो चाइना का होगा। आप इस तरह मिसाल ले लें कि अगर पूरी दुनिया में 4000 आदमी हैं, अब इन 4000 में जो 4 को मैंने 4000 लिखा है और एक को मैं 1000 लिखूंगा। अब अगर पूरी दुनिया में 4000 आदमी है तो इनमें 1000 आदमी चाइना के अंदर बसते हैं। 1.5 अरब के लगभग आबादी है चाइना की, दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पे शायद आता है ये मुल्क। तो अब देखें, जो 1/4, 1/4 हिस्सा पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया के अगर 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा पूरा चाइना के अंदर बसता है। अब क्या हुआ, इतनी बेइज्जती के बाद, रिश्ता ना मिलने के बाद, बेइज्जती, इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद फिर क्या हुआ, देन सडनली, फिर अचानक से डेट 1/4 ऑफ मैन काइंड, 1/4 1/4 जो मैन काइंड इंसानियत को कहते हैं, ह्यूमैनिटी को कहते हैं, इनक्लोज्ड इन द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री, इनक्लोज्ड लिविंग इन द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंट्री। अब किधर 3rd लार्जेस्ट, आपको पता है रकबे के लिहाज से चाइना तीसरे नंबर पे है। अब क्या हुआ कि वो चाइना जो बेइज्जती बर्दाश्त की, अब फिर सडनली, फिर अचानक क्या हुआ, डेट 1/4 ऑफ द मैन काइंड, 1/4 जो इंसान थे, इनक्लोज इन द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया का तीसरा मुल्क जो बड़ा था उसमें रह रहे थे ये 1/4 इंसान, वाज ब्राट आउट। अब ये ब्राट ब्रिंग से है, ब्रिंग से की सेकंड वर्ब है ब्राट। अब ब्राट आउट ऑफ द मेमोरी एटक, मेमोरी कहते हैं यादाश्त को, एटिक कहते हैं स्टोर रूम को। आपको पता है जो बेसमेंट होता है, जो स्टोर रूम होता है। अब क्या हुआ, जो सबसे निचला दर्जा होता है, अब मेमोरी एटक का मतलब है कि वो मेमोरी जो सबसे निचले दर्जे की थी, वो यादाश्त, वो छोटा सा आइलैंड होगा, वो छोटा सा प्रोविंस होगा, वो जिसे कोई समझता भी कुछ भी नहीं था। अब ये जो सबसे निचले लेवल से ब्राट आउट वो सामने आए। अब कैसे सामने आए वो आपको बताया जाएगा, विद अ लाउड बैंग, लाउड एक ऊंची, बैंग कहते हैं नॉइज को, आवाज़ को, एक्सप्लोजिव को, जो वर्ड बता रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना, एक्सप्लोजिव, धमाके के, बड़े धमाके के साथ, जो यादाश्त के सबसे निचले कोने से, जिनको याद भी नहीं किया जाता था, सबसे निचले बेसमेंट से निकल के सामने आए। द चाइनीज़ मे हैव, अब क्या हुआ, जो सामने आए मतलब ये हुआ कि ये जो चाइना जो है ये, अब इस तरह कर ले कि चाइना जो है ये 22 साल की मेहनत के बाद, रिश्ते को ठुकराने के बाद, बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद अब कुछ बन के आया है, अब लैंडलॉर्ड बन गया है, अब इसने इज़्ज़त हासिल कर लिया है। अब इस इज़्ज़त को हासिल करने के बाद ये दोबारा आया, एक बड़े धमाके के साथ जब वापस आया, तो चाइनीज़ में हैव इंट्रोड्यूस द स्माइल पॉलिसी। इन्होंने उनकी तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं की, इन्होंने उनकी तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की, उनकी तरह बेइज्जती उन जो भी थी बर्दाश्त की, उनकी तरह बेइज्जती उनकी नहीं की। क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ़ करवाई द स्माइल पॉलिसी, स्माइल मुस्कुराहट के साथ पॉलिसी उन्होंने मुतारफ़ करवाई, मतलब मुस्कुरा के सबको मिले। बट द ऑक्सीडेंटल्स, अब वो वेस्टर्न्स ऐसी की तैसी हमारे साथ उठने बैठने का सोच रहे हो, हमारे घर रिश्ता करने का सोच रहे हो वगैरह वगैरह। ये ऑक्सीडेंटल्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में रिपीट भी होता रहता है। वो जो वेस्टर्न्स वाले थे, वो जो मगरबी थे, सर्टेनली यकीनन लॉन्च्ड, लॉन्च्ड कहते हैं कमेंस को, COMMENC, कमेंस कहते हैं स्टार्ट को, बिगन करना, शुरू करना, लॉन्च द वार्म हग। अब उन्होंने स्माइल के साथ सबको अपनी तरफ बुलाया, आगे से वार्म बड़ी गर्मजोशी के साथ हक कर रहे हैं उसे। क्यों हक कर रहे हैं, अब ये वही था जिसे रिश्ते से टुकरा दिया गया था, जिसे बेइज्जती के साथ घर से निकाल दिया गया था। अब आगे से जब वो वापस कुछ बन के आया, बड़ा वार्मली उनको हक किया जा रहा है अब चाइना को। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स टू पैकिंग परफॉर्मिंग अ डिवोटी कोजी पिलग्राइमेज is now more numerous than the battalions of traders who go twice yearly to the traditional Canton fair। अच्छा आप देख लें, दो तरह के क्राउड, आप इन बातों को समझ लें, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। दो तरह के क्राउड जो हैं वो चाइना के अंदर जाते हैं, ठीक है, दो तरह के क्राउड हैं। अब एक क्राउड जो है, दो तरह के क्राउड है झूम जो है, एक तरह के क्राउड जो है वो हाजी लोग जो जाते हैं, ठीक है, जो किसी ज़ियारत के लिए, या हाजी लोग जो हैं
वो किसी मीज़ार पे या किसी जगह पे इकट्ठे होकर जाते हैं, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है, ठीक है। एक वो क्राउड है। दूसरा एक और लश्कर जाता है चाइना के अंदर, और वो लश्कर कौन सा होता है? वो लश्कर होता है ट्रेडिंग वाला। कैंटन इनका एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है। अब फेयर कहते हैं मेले को। कैंटन चाइना के अंदर जो मेला लगता है, अब ये मेला वो मेला नहीं है कि जिसमें झूले वगैरह होंगे, जिसमें चाट मिलेगा आपको, जिसमें मुख्तलिफ तरह के आपको खाने मिलेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा मेला नहीं है ये मेला तजारत का मेला है, ट्रेडिंग का मेला। आप इसे इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, कैंटन फेयर। अब ये साल में जब भी ये 2 दफ़ा होता है साल के। अब 2 साल के जब कैंटन सिटी में ये होता है चाइना की, अब कैंटन सिटी में साल में 2 दफ़ा ये मेला लगता है, जिसमें पूरी दुनिया के जो ताजर होते हैं वो उस कैंटन सिटी में आते हैं, उस मेले में आते हैं और अपनी तजारत करते हैं वहाँ पे आके। अब कहता है साल में 2 दफ़ा मेला होगा, और साल में 2 दफ़ा वो जो पिलग्रामेज होते हैं, वो जो हाजी होते हैं, वो जो ज़ायरीन होते हैं, वो जो मुख्तलिफ़ तरह की ज़ियारतें करने के लिए जाते हैं, कि उनका लश्कर, उनका हजूम और एक इनका हजूम जो इस मेले में आते हैं। पूरी दुनिया से ये मेला लगता है, पूरी दुनिया से लोग इसमें आते हैं, इस कैंटन फेयर में, और आके अपनी तजारत करते हैं। कहते हैं ये दोनों फेयर जो हैं, इतना हजूम हाजियों का नहीं होगा, इतना हजूम उनका ज़ायरीन का नहीं होगा जो ज़ियारत के लिए आते हैं, जितना हजूम इस कैंटन फेयर में लगता है, जो 2 साल में 2 दफ़ा आता है। इतना लश्कर इसके अंदर आता है। अब इस बात को आप इसमें देखें, द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स, ऑफिशियल जो सरकारी विजिटर्स होते हैं। अब हर मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है अपने तर्जमान भेजें, अपने मैसेंजर भेजें, अपने अपने असाइनमेंट, अपनी एग्रीमेंट चाइना के साथ कर रहे हैं। पता है चाइना जो है वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री है, अब इसने तरक्की कर लिया, अब इससे हमें कुछ मिलेगा, इससे कोई फ़ायदा होगा हमें। अब हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि अपने तर्जमान, अपने जितने भी प्रोमिसेस हैं, जितने भी उनके असाइनमेंट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, चाइना के साथ करें। फ़ायदा बड़ा देना है इसने हमें। अब द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स, ऑफिशियल सरकारी विजिटर्स जो विजिट करने वाले हैं। अब सरकारी जो विजिट करने वाले, टू पैकिंग बीजिंग, जो चाइना का दरअल-हुकूमत है, इसका पुराना नाम पैकिंग भी है, अभी उसका नाम बीजिंग के साथ है। तो चाइना का जो बीजिंग के अंदर जो क्राउड आता है, क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स, सरकारी जो विजिटर्स जो होते हैं, उनका जो क्राउड है बीजिंग के अंदर, परफॉर्मिंग का डिवोटी कॉजी पिलग्राइमेज, परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं। कैसे आते हैं? अब वही ना कि जिनको रिश्ता नहीं दिया गया था, अब जब आते हैं पिलग्रामेज की तरह बन के आते हैं। पिलग्रामेज कहते हैं जो रिलीजियस ट्रैवलिंग पे होते हैं, जो मजहबी ट्रैवलिंग करते हैं, जो मज़हब के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। अब ये हाजी बन के आते हैं। अब ये जो हाजी बन के आते हैं, ऑफिशियल विजिटर्स बन के आते हैं, इज़ नाउ मोर न्यूमरस अनलिमिटेड। अब ये ऑफिशियल विजिटर्स अनलिमिटेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं। अब किन से ज़्यादा हो गया है? देन द बैटेलियंस ऑफ द ट्रेडर्स। बैटेलियंस बैटल से है, बैटल आपको पता है जंग है, और बैटेलियंस जो जंग लड़ने वाले होते हैं, जो लश्कर है, जो क्राउड है, MOB मॉब है, हजूम है जो ऑफ ट्रेडर्स, जो तजारत करने वाले हैं, हु गो ट्वाइस ईयरली टू द ट्रेडिशनल कैंटन फेयर। अब जो 2 दफ़ा जाते हैं इस कैंटन फेयर में, ट्रेडिशनल रवायती कैंटन फेयर, रवायती है, अब रवायत उनकी बन गई है, रस्म उनकी बन गई है, साल में 2 दफ़ा ये कैंटन फेयर होता है। अब कहते हैं कि ये जो कैंटन फेयर में लोग आते हैं, चाइना के अंदर पूरी दुनिया में लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। वो कहते हैं ऑफिशियल विजिटर्स का हजूम जो है वो इनसे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग वही जो इनको कुछ भी नहीं समझते थे, अब सारे ममालिक कोशिश करते हैं चाइना के साथ अपने एग्रीमेंट साइन करें, चाइना के साथ अपनी अलैक सलैक अच्छी रखें, चाइना के साथ हम अपने आप को स्ट्रांग रखें, चाइना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इतने ज़्यादा लोग हो गए इनको मानने वाले। 73 ईयर्स ओल्ड। अब इनका जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, अब 73 ईयर्स ऑफ एज है, चाओ एंड लाई उसका नाम है, विल एंड अप डिसलोकेटिंग इज राइट हैंड। क्योंकि ऑफिशियल विजिटर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सरकारी दफातर में से लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सरकारी दौरों पे इतने लोग आ रहे हैं कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, जो उनका वज़ीर आज़म है, जो उनका सदर है, 73 ईयर्स 73 साल उसकी उम्र है, कहते हैं डिसलोकेटिंग इज राइट हैंड। डिसलोकेट, डिसप्लेस, इतने हाथ मिलाता है, इतने ऑफिशियल विजिटर उसके पास आते हैं कि डिसलोकेट इज राइट हैंड, डिसप्लेस, अपना हाथ ही उसका उतर जाएगा, राइट हैंड उसका सीधा हाथ उसका उतर जाएगा। इतने हाथ वो रोज़ मिलाता है कि शायद उसका हाथ ही उतर जाएगा। इफ़ ही गोज ऑन शेकिंग इट, अगर वो ऐसे ही शेक करता रहा, हैंड शेक करता रहा, तो शायद उसका हाथ ही उतर जाएगा। एट द प्रेजेंट रेट, मौजूदा शरह के मुताबिक, जिस तरह कई सौ कई हज़ार बंदे उसके पास हर रोज़ मिलने के लिए आते हैं, अगर वो इसी तरह उनके साथ मिलता रहा तो शायद उसका हाथ ही उतर जाएगा।
विद डेलीगेशंस, डेलीगेशंस जो मैसेंजर्स होते हैं, जो मैसेज लेके आते हैं, जो वफूद होते हैं, जो सफ़ीर बन के आते हैं उसके साथ मिलने के लिए आते हैं। कहता है इतने हाथ मिलाता है इन लोगों के साथ कि शायद उसका हाथ ही उतर जाएगा। रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कई सौ लोग, कई हज़ारों लोग आते हैं एट अ टाइम, एक वक्त में उससे मिलने के लिए। इतनी उसने अपने आप की पहचान बना ली है। हिज आइज़ ब्लाइंडेड, हिज आइज़ ब्लाइंडेड। अब उसकी आइज़ जो हैं, उसकी जो आंखें हैं, ब्लाइंड आपको पता है अंधे को कहते हैं। अब उसकी आइज़ जो है अंधी हो जाएंगी। क्यों अंधी हो जाएंगी? बाय द कॉन्स्टेंट फ्लैशिंग ऑफ द ऑफिशियल सोवेनियर फोटोग्राफर। सोवेनियर आप याद रखने इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोवेनियर कहते हैं मेमोरेबल, जो मेमोरी के लिए लिया है, फोटोग्राफर्स जो फ़ोटो खींचने वाले हैं। अब फ्लैशिंग आपको पता है, जो फ्लैश होती है, जो चमक होती है, जो शाइन होती है, उसको कहते हैं। अब फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, जो भी ऑफिशियल विजिटर्स उनसे मिलने के लिए आता है, तो फिर ये क्या करते हैं कि वो फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें बनाते हैं। तस्वीरें बनाते हैं तो तस्वीरों में आपको पता है कैमरे में फ्लैश भी पड़ती है। अब ये कहता है इतनी फ्लैशिंग होती है उसकी आंखों में, इतने ज़्यादा फ़ोटो खींचे जाते हैं, इतनी फ्लैशिंग उसकी आंखें बर्दाश्त करती है कि शायद उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी इतनी फ्लैश पढ़ पढ़ के। क्या कि हिज आइज ब्लाइंडेड, उसकी आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी, अंधी हो जाएंगी बाय द कॉन्स्टेंट फ्लैशिंग, कंटिन्यूस फ्लैशिंग, कंटिन्यूस शाइनिंग ऑफ द ऑफिशियल सोवेनियर फोटोग्राफ। जो सरकारी मेमोरी के लिए फ़ोटोग्राफ़र जो तस्वीरें बनाते हैं उनकी फ्लैशिंग से शायद उसकी आंखें जो हैं वो अंधी हो जाएगी। उम्मीद है कि जो जो लेसन करता चल रहा हूँ आपको समझ आ रही है। लेसन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी डिटेल हो सके आपको सदा देता जा रहा हूँ। द क्यू ऑफ कंट्री, क्यू कहते हैं रो को, कितार जो होती है, कंट्रीज़ ममालिक की ऑन द वेटिंग लिस्ट। बहुत से ममालिक जो हैं अभी वेटिंग लिस्ट में टू रिकगनाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स लोग, आवाम, रिपब्लिक आपको पता है, अब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अवामी जमहूरी चाइना। अब लोगों की जो लोगों के नाम पे जो बना है, अवाम के नाम पे जो बना, अवामी जमहूरी चाइना को तस्लीम करने के लिए, रिकगनाइज़ कहते हैं, एक्सेप्ट करना, तस्लीम करने के लोगों की जो ममालिक की लिस्ट लगी हुई है, क्यों कितार में खड़े हुए हैं कि हम चाइना को एक्सेप्ट करें। इस ग्रोइंग लॉन्गर, वो कितार जो है ग्रो लॉन्गर, वो बढ़ती जा रही है विद द माउंटिंग अवेयरनेस। माउंट कहते हैं वैसे पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ने को कहते हैं। अब यहाँ पे माउंटिंग जो है वो इंक्रीजिंग के सेंस में है, बढ़ने के सेंस में है। विद द माउंटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस आगाही बढ़ती जा रही है ऑफ द एब्सर्डिटी। जो ममालिक चाइना को कुछ भी नहीं समझते थे, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, अब जिनको चाइना के बारे में गलत अफवाहें थी, चाइना के बारे में जो उनको बिल्कुल जो है आइलैंड समझते थे, प्रोविंस समझते थे, अब क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी, फुलिशनेस, बड़े अपने आप को पागल कहते हैं, फुलिश कहते हैं, ऑफ द पास्ट ओब्लिवियन। अब इस बात से उनको आगाही हो रही है क्या, कि हम क्यों एब्सर्ड, अपने आप को बेवकूफ़ कहते हैं, ऑफ पास्ट ओब्लिवियन। ओब्लिवियन कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट आपको पता है भूलने को कहते हैं, पास्ट कहते हैं माजी को। अब इस बात पे वो अपने आप को गिल्ट फील करते हैं, बड़ा अपने आप को बेवकूफ़ कहते हैं कि क्यों हमने पास्ट में ओब्लिवियन फॉरगेट रखा, हमने चाइना को क्यों भुला के रखा। और पॉलिटिकल गिल्ट या सियासी गिल्ट, गिल्ट शेम, अब सियासी तौर पे वो शेम भी फील करते हैं। गिल्ट कम्प्लेक्स, गिल्ट कम्प्लेक्स मतलब शेम फील करना, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करना। फॉर हैविंग केप्ट चाइना आउट ऑफ यूएन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूएन, यूनाइटेड नेशन से हमने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के अंदर अमन कायम करती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर होते हैं वो अपने अपने हर मुल्क का अपना, जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो उनका एक एक आदमी जो होता है, एक एक दो दो आदमी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि अगर किसी जगह पे, दुनिया में किसी जगह पे आप देखते हैं कि किसी जगह पे कोई बदहाली चल रही है या कोई मसला चल रहा है तो ये वहाँ पे अमन कायम करते हैं। अब इस जो ऑर्गेनाइजेशन में चाइना का कोई मेंबर नहीं था। अब ये इस बात पे गिल्ट भी फील करते हैं, शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। एक तो हमने इनको फॉरगेटफुल रखा, हम इनको बुलाए रखा, और दूसरे नंबर पे हमने चाइना को यूएन के अंदर शामिल ही नहीं किया। अब इस बात पे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड। अब चाइना शुरू में लेसन आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक दो पेज के बाद आप लेसन सारा बिल्कुल आसान सा लेसन है, आगे इतना आसान है कि आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड, एक फ़ैशन के तौर पर जाना जाता है, मकबूल हो गया इतना ज़्यादा। एंड इन नो अनसर्टेन टर्म्स, और ये बात अनसर्टेन, गैर यकीनी नहीं है, ये बात यकीनी है। ये टर्म्स कहते हैं सेंटेंसेस को।
अब ये बात गैर यकीनी नहीं है, यकीन के साथ कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि चाइना जो है एक फैशन के तौर पे जाना जाता है। एवरीवेयर, हर तरफ, politicians of the most conservative and bourgeois kind are attempting to rebuild themselves a comprised career by signing the praise of Mao Zedong। अच्छा देखिए, एवरीवेयर, हर तरफ, पॉलिटिशियंस, जितने भी सियासतदान हैं, ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड बोर्गियस, आप ये दोनों वर्ड जो है आप देख रहे, कंजर्वेटिव कहते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशनल जो कदामत पसंद होंगे, ऐसे लोग जो पुराने तर्ज के होते हैं, जो पुरानी रवायात को अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं, वो लोग जो रस्म व रवाज के मुताबिक चलते हैं। अब कंजर्वेटिव हो गया, या आपको दूसरा वर्ड बताया बोर्गियस हो गया, कन्वेंशनल, 3-4 वर्ड आपको बता रहा हूँ, ये आगे वर्ड भी रिपीट होंगे आपको, ये वर्ड आप साथ लिख लो। कंजर्वेटिव है, कन्वेंशनल है और ट्रेडिशनल है, और एक और वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ये 3-4-5 वर्ड हैं, आप इन वर्ड को काइंडली आप नोट कर ले, साथ साथ ही आपके पेपर में रिपीट भी होते रहते हैं। आप कंजर्वेटिव के साथ बोर्गियस है, जो रस्म व रवाज के मुताबिक चलने वाले होते हैं, जिसमें देखिए गांव के अक्सर लोग रस्म व रवाज के मुताबिक चलते हैं, ये कंजर्वेटिव और बोर्गियस के लोग हो गए। जो रस्म व रवाज के मुताबिक है, जो क़दामत पसंद हो, 3-4 वर्ड आपको बताए हैं, एक कंजर्वेटिव है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है और बोर्गियस काइंड ऑफ। अब वो लोग पॉलिटिशियंस जो है, जो क़दामत पसंद है, जो रवायत के साथ चलने वाले हैं, और अटेम्प्टिंग, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं टू रीबिल्ड, रीबिल्ड कहते हैं तामीर करना, दोबारा तामीर करना। जो कुछ हम तामीर कर चुके हैं वो ठीक है, लेकिन अब हम दोबारा रीबिल्ड करें, टू रीबिल्ड, हम दोबारा से बनाएं क्या, देमसेल्व्स अ कंप्रोमाइज्ड कैरियर, जिनके साथ हमने प्रोमिस किए थे, जिनके साथ हमने एग्रीमेंट किए थे, उनके साथ एग्रीमेंट ख़त्म करें, अपने एग्रीमेंट को रीबिल्ड करें, अपने एग्रीमेंट को ज़ेरे तामीर करें, दोबारा से तामीर करें। कंप्रोमाइज्ड कैरियर, कंप्रोमाइज फुल ऑफ प्रॉमिसेस, हम क्यों ना किसी ऐसे मुल्क के साथ अपने करियर को शुरू करें जो फुल ऑफ प्रॉमिसेस है। अब वो इस करियर को कैसे करते हैं, बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ माओ ज़ेडुंग। क्यों, माओ ज़ेडुंग जो अवामी जमहूरिया का बुनियाद रखने वाला है, जो बानी माना जाता है चाइना के अंदर, अब क्यों ना हम इसकी प्रेज कहते हैं तारीफ़ को, अब वो सिंग गाते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं कि अगर हम इसकी तारीफ़ करेंगे, अगर हम इसके गुण गाएंगे, तो फिर हमें पता है कि हमारा जो करियर महफूज है। अब इसने क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने आप को शामिल कर लिया है, और दिन ब दिन ये तरक्की की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसको, इसकी प्रेज में, अगर हम इसकी हम तारीफ़ करेंगे, इसके गुण गाएंगे, तो हमें पता है हमारा करियर महफूज हो जाएगा। तो ये जहाँ तक इसका पहला पैराग्राफ, उसके बाद एग्जाम्पलरी एक्सपेरिमेंट, जो जो पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये पहले के पैराग्राफ में आप सिर्फ एक क्वेश्चन इसका आता है कि वाई द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, दुनिया ने अपना चाइना के मतलब रवैया क्यों चेंज किया, वो आपको पता है पूरे पैराग्राफ में उन्होंने अपना रवैया क्यों चेंज किया। एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल से है, मिसाली सोशल एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पलरी आपको पता है मिसाली एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजर्बे को, ये सोशल एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट है, जो माशी तौर पे एक्सपेरिमेंट, माशरती तौर पे जो तजर्बा होता है। पैराग्राफ है, इसी पॉइंट को पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया। व्हेन कन्फ्रंटिंग द एनिग्मा ऑफ द चाइनीज प्लेनेट, कन्फ्रंट कहते हैं फेस टू फेस होना, कन्फ्रंट कहते हैं सामना करना, एनिग्मा कहते हैं सीक्रेट को, राज को, पजल को, जो आप कह लें पहेली जो होगी। अब देन एनी कन्फ्रंटिंग, जब हम कन्फ्रंट करते हैं, जब हम फेस करते हैं सीक्रेट ऑफ चाइनीज प्लानट, प्लानट जो ज़मीन है, चाइना की ज़मीन है, जब हम इसको फेस करते हैं, इसके राज को हम जब देखते हैं, टू मैनी वेस्टर्न एंड फॉरगॉटन द एशियाटिक बैकग्राउंड, टू मैनी वेस्टर्न, बहुत से वेस्टर्न, बहुत से मगरबी जो हैं, फॉरगॉटन वो भूले हुए हैं, द एशियाटिक बैकग्राउंड, एशियाटिक एशिया का बैकग्राउंड, इस एशिया, एशिया पता आपको जो दुनिया के अंदर 7 बर-ए-आज़म है, उन बर-ए-आज़म में एक बर-ए-आज़म एशिया भी है, और इस एशिया के अंदर बहुत से ममालिक है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना भी आता है। तो इस एशियाटिक बैकग्राउंड, इस एशिया का बैकग्राउंड जो है वो बहुत से वेस्टर्न ममालिक भूले हुए हैं कि इस एशिया के अंदर किस तरह की जो ममालिक हैं वो यहाँ पे आए हैं, किस तरह के ममालिक ने मुल्क को कैसे जो नाम बना के रखा है वगैरह वगैरह। तो बहुत से ममालिक जो हैं वेस्टर्न के, वो इस एशिया के बैकग्राउंड को भूले हुए हैं। एंड पेनफुल कलोनियल हिस्ट्री, वो उसकी पेनफुल, फुल ऑफ पेन, जो दर्द के साथ भरी हुई है कलोनियल हिस्ट्री। कलोनियल आपको कलोनियल कॉलोनी से है, इस वर्ड को आप पहले समझ लें, फिर उसके बाद आप इसको ट्रांसलेशन भी आसान हो जाएगी। कलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनी कहते हैं कि जैसे देखें पाकिस्तान और इंडिया जो है
ये ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं। मतलब ब्रिटिश वाले जो इन ममालिक के ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं, ब्रिटिश वालों से हम आज़ाद हुए हैं 1947 में। तो मतलब पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुका है, कॉलोनी ब्रिटिश के अंडर रह चुका है, ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नमेंट कर चुकी है। अब इसी तरह एशिया के अंदर जितने ममालिक हैं वो सारे के सारे ममालिक तकरीबन ब्रिटेन जो है वो बरतानिया जो है वो अपनी कॉलोनी रख चुका है, मतलब बरतानिया उन पर अपना कब्ज़ा रख चुका है। अब इसी तरह चाइना भी जो है ये भी कॉलोनी रह चुका है, ये भी अमेरिका की कॉलोनी रह चुका है, ये भी बरतानिया की कॉलोनी रह चुका है। तो कहता है इसकी जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी, जो इस पे कब्ज़ा ममालिक जो थे, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, अब उन्होंने इसे कॉलोनी बना के रखा। अब इस एशिया की जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी इसको भूले हुए हैं कि कैसे हम लोग कॉलोनी में रहे हैं, कैसे एशिया के ममालिक जो मुख्तलिफ ममालिक की कॉलोनी रह चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक आके इस पे ऊपर कब्ज़ा करके जा चुके हैं। बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर आफ्टर 49 कम्युनिस्ट केम टू पावर, के कम्युनिस्ट जो कम्युनिटी को फ़रोग देते हैं, ये चाइना के अंदर एक पार्टी है, जिसे देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पार्टियाँ हैं, पीटीआई, नून लीग वगैरह वगैरह जो भी पार्टी इस तरह। अब चाइना जो है उनके अंदर एक ही पार्टी है और वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट कम्युनिटी से है, जो कम्युनिटी को फ़रोग देते हैं, जो लोगों को सदा फोकियत देते हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपको बताया माओ ज़ेडुंग जो था, ऊपर आपने इसका देखा हुआ भी है कि ये मैंने आपको बताया था माओ ज़ेडुंग ये वाला। अब इस माओ ज़ेडुंग जो बुनियाद रखता है इस कम्युनिस्ट पार्टी की, जो बानी माना जाता है इस कम्युनिस्ट पार्टी का। अब क्या व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर, मतलब माओ ज़ेडुंग और उसकी जो टीम थी, अब कम्युनिस्ट जो इसी की पार्टी है, जब कम्युनिस्ट इस पार्टी जो है इक़्तिदार में आई, केम टू पावर में आई 49 में, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, जो वास्ट कहते हैं वाइड, बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा लोग जो थे कंट्री इस मुल्क के, कैरी डाउन कैरी से है, कैरी का सेकंड वर्ब है, कैरी ऑन आपको पता है जारी रखना। अब बहुत से लोग जो थे जारी थे, रह रहे थे, एज इट हैड बीन डूइंग फॉर पास्ट 2000 ईयर्स, जैसे पिछले 2000 सालों से रह रहे हैं। आज जब कम्युनिस्ट आए तब भी लोग जो है पिछले 2000 साल की तरह रह रहे थे इन एन अर्ली आयरन एज। आयरन आपको पता है लोहे को कहते हैं, और लोहे की ज़िंदगी गुजारी, जिसमें आप देखें आयरन एज इकानमी, जिसमें मोस्टली जो हथियार वगैरह थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो आयरन के यूज़ हुआ करते थे। अब वो आयरन एज है, मतलब आप पास्ट एज से कह सकते हैं, पुराने ज़माने की तरह लोग रह रखते थे। एंड ऑन काउंटलेस ओकेजन, कम्युनिस्ट पावर में आए हैं, 2000 साल पुरानी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। एंड काउंटलेस ओकेजन, काउंटलेस अनलिमिटेड, बहुत से काउंटलेस ओकेजन्स मौक़ों में, ड्यूरिंग आर विजिट टू द एग्रीकल्चर कम्यून जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के चलाने वाले हैं। अब जब हम एग्रीकल्चर ज़राती, अब जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं वो मुख्तलिफ शोबों को कंट्रोल करते हैं, वो कम्यून्स, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स जो एग्रीकल्चर को कंट्रोल करते हैं, वो कहता है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में आई तब 2000 साल पुराने लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जब कोई बाहर से विज़िट के लिए आता है यहाँ पे, जब वो विज़िट करता है तो कहता है हमारे जो काउंटलेस ओकेजन्स, बेशुमार मौक़ों में, ड्यूरिंग आवर विजिट टू द एग्रीकल्चर कम्यून, जब भी हम ज़राअत वाले कम्यून की तरफ विज़िट करते हैं, वी वर प्राउडली टोल्ड, हमें बड़े फ़ख्र के साथ, प्राउड के साथ बताया जाता है। अब देखें यहाँ पे ये वो ज़िंदगी है, हेयर वी डिड नॉट हैव द लाइफ ऑफ ऑक्सन एंड हॉर्सेस, देखें एक्सक्लेमेशन काइंड, बड़े फ़ख्र के साथ बताया जाता है कि यहाँ पे हमारी ज़िंदगी, आप देखें 2000 साल पुरानी ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे, और यहाँ पे हमारी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी, ऑक्सन एंड हॉर्सेस वाली। ऑक्सन कहते हैं जो बैल की जोड़ी, ऑक्स बैल को कहते हैं, और ऑक्सन बैल की जो जोड़ी होती है उसको कहते हैं। अब ऑक्सन एंड हॉर्सेस, हमारी ज़िंदगी यहाँ पे क्या बैलों और घोड़ों वाली नहीं हुआ करती थी, मतलब किस तरह हमने अपने आप को बैलों और घोड़ों की ज़िंदगियों से अपने आप को डेवलप किया है, किस तरह अपने आप को हमने तरक्की की राह पे गामजन किया है, किस तरह हम टेक्नोलॉजी में, किस तरह हम अपने आप को एडवांस किया है। अब ये वो वक्त था कभी हमारे यहाँ पे बैलों और घोड़ों की ज़िंदगी हुआ करती थी, और आज आप इस ज़िंदगी को देख लें, आज हमारी ज़िंदगी किस तरह चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद कंपेयर टू चाइना इन 1949, जब हम चाइना को 1949 को कंपेयर करते हैं, रशिया इन 1917 और रशिया 19, क्योंकि जब इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है कि चाइना और रशिया भी, आपको पता है रूस जो है ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार तक 1945 तक ये एटॉमिक पावर है, जो रशिया की बड़ी मांग थी। रशिया जो है ये वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल कंट्री में रह चुका है। ये सारी मारी से 1945 के बाद की पड़ी है, जब अमेरिका इक़्तिदार में आया है। अमेरिका जो है उसके बाद सुपर पावर बना है, लेकिन उससे पहले रशिया का नाम था, रशिया का बोलबाला था।
अब रशिया को चाइना के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि चाइना ने 49 में उसने इंडिपेंडेंस हासिल की और रशिया ने 1947 में उसकी इंडिपेंडेंस हुई है। अब कहते हैं अगर हम कंपेयर करें ना चाइना को रशिया को, तो इन दोनों को देखें। अब चाइना इन 1949, रशिया 1947 डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस, ग्रिम फियरफुल, खौफनाक, इनहेरिटेंस कहते हैं हेरिटेज को, विरासत को कहते हैं। लेकिन कहते हैं जो विरसा, खौफनाक विरसा चाइना के अंदर था, वो खौफनाक विरसा रशिया को नहीं मिला। वो विरासत जो चाइना को मिली, खौफनाक विरासत, वो विरासत रशिया को नहीं मिली। दोनों कंपेयर कर रहे हैं ऑफ ए सेंचुरी, एक सदी तक की, ऑफ सेंट्री शैटरिंग मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस। इतनी खौफनाक विरासत थी कि शैटरिंग कहते हैं डिस्ट्रॉइंग, टूट जाना, टूटी फूटी, मल्टी कलोनियल, मल्टी एक कॉलोनियल होता है जिसमें कॉलोनी आपको मैंने ऊपर समझाया है। अब मल्टी कॉलोनियल क्या हो गया कि जिसमें पहले एक मुल्क आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए, ऐसे मुख्तलिफ ममालिक आके अपनी कॉलोनी बना के रखते हैं। एक मुल्क आया चाइना के अंदर, वो गया, फिर दूसरा आया वो गया, फिर तीसरा आया वो गया। ये मल्टी कॉलोनियल सिस्टम हो गया जिसमें ज़्यादा ममालिक आके चाइना के अंदर वो रह के गए हैं, ज़्यादा ममालिक चाइना को वो गुलाम बना के रखा है उन्होंने। ऐसा एक्सपीरियंस चाइना को हुआ है, मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस हुआ है चाइना को। उसके बाद रशिया नेवर सफर्ड चाइनाज फेट ऑफ सच अ शार्प एंड परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट। अब रशिया का ऐसा सफ़र उसने नहीं किया, ऐसी बर्दाश्त नहीं की चाइनाज फेट ऑफ सच अ शार्प एंड परवेसिव वेस्टर्न कंटर्न। इतना हार्ड, इतना शार्प, हार्ड, परवेसिव कहते हैं एक्सटेंसिव को, EXTENSIV, एक्सटेंसिव, वाइड। अब जो जो शार्प और जो फेट, जो किस्मत, इतनी बुरी किस्मत चाइना के जो महसूस हुई है, चाइना ने जो बर्दाश्त किया है, इतना परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं असर को, इफ़ेक्ट को, EFFECT, इफ़ेक्ट को। अब जितना चाइना ने इतना वसी वेस्टर्न, कई 100 साल तक जो है, एक सदी तक जो वेस्ट वाले चाइना के अंदर कब्जा करके रखा है। अब कहते हैं कितना बड़ा असर जो था चाइना का, परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट, इतना बड़ा परवेसिव, एक्सटेंसिव, वाइड, खुला, वसी चाइना का जो असर था, जो चाइना के लोगों ने फेस किया, चाइना की आवाम ने फेस किया, ऐसा इतना बड़ा असर रशिया ने फेस नहीं किया। डैट इट वाज फोर्स्ड। अब ऐसा बड़ा असर जिसमें उन्हें फोर्स किया गया, उन्हें मजबूर किया गया, टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन। एशियाटिक, एशिया से सिविलाइजेशन, तहजीब को कहते हैं, ममालिक है जो, कहता है जिस तरह इन्होंने बर्दाश्त किया, एशिया की बहुत सी ममालिक ने इनको बर्दाश्त किया, जो वेस्ट के इम्पैक्ट को बर्दाश्त किया। क्योंकि आपको बताया चाइना के अलावा पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है, वो ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका है। 1857 में ब्रिटेन वालों ने कब्जा किया था, अंग्रेज़ आए थे, और 1947 को जाके ये आज़ाद हुए हैं। इतना बड़ा अरसा रहा, दरमियान में रहा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े अरसे तक जो वेस्ट वाले थे वो एशिया के अंदर कब्जे में रहे हैं, कब्जा करके रखा है। अब जो वेस्ट का इम्पैक्ट था, जितना बड़ा इम्पैक्ट, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना वालों ने बर्दाश्त किया, इतना रशिया ने बर्दाश्त नहीं किया। इन दोनों को कंपेयर कर कह रहा है कि इट वाज फोर्स, जिसमें उन्हें फोर्स किया गया कि मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन, अब इनको भी दूसरी एशियाटिक सिविलाइजेशन, एशिया की जो तहजीब के साथ, इनको भी ग़ुलाम बना के रखा गया, इनको भी इसी तरह सफ़र करवाया गया, इनको भी मजबूर किया गया। अब किस तरह मजबूर किया गया, उस मजबूरी का रिज़ल्ट क्या निकला, इनटू काइंड ऑफ नेशनल स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, नफ्सियाती मर्ज़ है। आप ऐसे कह लें कि अंग्रेज़ ख़ुद तो यहाँ से चले गए हैं, अंग्रेज़ ख़ुद तो यहाँ से वो निकल गए हैं, लेकिन अपना जो सिस्टम है, अपना जो निज़ाम है, वो भी तक यहाँ पे छोड़ गए हैं। जो कुछ भी था, हम उनसे आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन आज भी हम ज़हनी ग़ुलाम हैं, आज भी हम अंग्रेज़ों की तरह ही हैं। ये सारी स्टेजेस, ये सारा ऊंच नीच, ये सारी ज़ात पात, आज भी जो अंग्रेज़ों की दी हुई आज हमारे अंदर उसी तरह मौजूद हैं। जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे, वो बिल्कुल वैसा सिस्टम ही है। पाकिस्तान आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन इस आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने फ़िज़िकली तो हम उनसे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मेंटली हम आज़ाद नहीं हैं। मेंटली हम आज भी उन्हीं के ग़ुलाम हैं, उन्हीं के कानून चल रहे हैं। हालांकि वो फ़िज़िकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बातें फॉलो की जाती हैं, आप देख लें अपने मुल्क के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल, अमेरिकन ड्रोन का इस्तेमाल अपने मुल्क के अंदर, दूसरी की आर्मी आके यहाँ से आपको अगवा करके ले जाती है। जो अपने मुल्क के अंदर जो बैरूनी इंटरप्शन है, जो बैरूनी मुदाखलत है, ये सारी आप देख लें। आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम फ़िज़िकली तो हम उनसे आज़ाद हैं, फ़िज़िकली तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो
ना होने के बावजूद हम ज़हनी तौर पे हम आज भी हमारा ज़हन उन्हीं का ग़ुलाम है, हम उन्हीं की बातों को फ़ॉलो करते हैं, जो वहाँ से ऑर्डर आता है हम उन्हीं ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया है। ज़हनी तौर पे आप मरीज़ हो जाना, ज़हनी तौर पे आप जिसे कह लें फ़ोबिया हो जाना, कि ज़हनी तौर पे आप किसी की बातों को फ़ील करना शुरू कर देना, ज़हनी तौर पे आप किसी के ग़ुलाम बन जाना। अब इस स्किज़ोफ्रेनिया का नतीजा क्या निकला? जस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइना के अंदर टर्म्स ऑफ स्प्लिट इकोनॉमी, अबव ऑल इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट कल्चर एंड स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये 3 तरह के उनको नतायज बर्दाश्त करने पड़े। स्प्लिट टूटी-फूटी, स्प्लिट कहते हैं सेपरेट, इकॉनमी मईशत टूटी-फूटी, खुद तो वहाँ से चले गए लेकिन ज़हनी गुलाम बना के गए। क्या? अब उसमें इकॉनमी हमारे पास नहीं है। दूसरी स्प्लिट कल्चर, हमारा खुद का कोई कल्चर नहीं है। आप खुद देख लें आपका खुद का क्या कल्चर है। चाइना के अंदर भी बिल्कुल ऐसा है, टूटी-फूटी कल्चर, सकाफत उनके पास कुछ ना होने के बराबर थी। पर्सनैलिटी, जो शख्सियत थी, शख्सियत परस्ती, वो ख़त्म हो गया। अपनी पहचान ख़त्म हो गई थी बिल्कुल भी, अपनी पहचान लोगों के पास। ये 3 तरह की फेस जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, ना इकॉनमी है, ना कल्चर है, ना उनके पास खुद की पर्सनैलिटी, ना उनकी खुद की शनाख्त है। अब ये चाइना वालों ने फेस करने के बाद, इन चाइना द इंडिविजुअल हैव बीन रेस्क्यूड। अब ये पाकिस्तान थोड़ी है, चाइना वालों ने इस सारे मामले को भांप लिया। उन्होंने इस जहनी मरीज मर्ज से लोगों को निकाला, जहनी गुलामों से निकाला। इंडिविजुअल इनफरादी हैज़ बीन रेस्क्यूड, उसे सेव किया गया, महफूज किया गया, फ्राम द आफ्टर मैथ, फ्राम द रिजल्ट्स, उससे रिजल्ट, नतीजे, आफ्टर मैथ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज। ये जो वरासत, अनफॉर्चुनेट, बैड, ये बदकिस्मती के साथ जो वरासत उन्हें जो वेस्टर्न वाले छोड़ के गए थे, इस बदकिस्मत, इस बुरी वरासत से चाइना वालों को महफूज किया गया, इंडिविजुअल को रेस्क्यू किया गया, हर फर्द को रेस्क्यू किया गया, उसके नतायज से रेस्क्यू किया गया, जो नतायज जो हेरिटेज छोड़ के गया थे, जो विरासत वो छोड़ के गए थे। बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, कैसे बचाई? जो न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, नई बनने वाली कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, जो कम्युनिस्ट पार्टी आई, उन्होंने आके लोगों को इंडिविजुअली, हर फर्द को उन्होंने इससे महफूज रखा। कॉमन पर्पस, कैसे महफूज रखा? कॉमन पर्पस, सबको एक पर्पस, सबको एक मकसद दिया। एंड डिसिप्लिन, अब उनको डिसिप्लिन में लाए ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मैस कहते हैं लोगों को मुनज़्ज़म किया, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम में लाए, उनको मुनज़्ज़म किया, उनको डिसिप्लिन में लाए। जस्ट एज द वेस्टर्न हैव विथस्टूड, जैसे वियतनामीज हैव विथस्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। अब वियतनामीज जो थे अमेरिका से उन्होंने आज़ादी हासिल की, अमेरिका के मुकाबले की उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी में मुकाबला किया। कहते हैं जैसे वियतनाम की एग्जांपल, जैसे वियतनाम जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी का उन्होंने जवाब दिया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को उन्होंने फेस किया। सो द एसेटिक मिलिटेंट चाइनीज़, असेटिक कहते हैं जो सेल्फ डिनायर होते हैं, जो खुद को बुला देते हैं, जो दरवेश किस्म के लोग होते हैं। मिलिटेंट कहते हैं मिलिट्री से, मिलिट्री होता है जो आर्मी वगैरह है, जंगजू जो होते हैं चाइनीज़। अब एसेटिक इनको कंपेयर कर रहा है वियतनामीज़ के साथ। वियतनामी ने, जो वियतनाम आपको पता है एक मुल्क का नाम है, वियतनाम से वियतनामीज़ है जो उस मुल्क में रहने वाले हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, चाइना से चाइनीज़ हो गया, इंडिया से इंडियन हो गया, इसी तरह वियतनाम से वियतनामीज़ हैं। अब वियतनामीज़ जिन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजी को फेस किया, अब इसी तरह चाइना के जो मिलिटेंट थे, जो दरवेश, जो जंगजू लोग हैं चाइना के, हैव गॉन स्ट्रेट, वो भी सीधे गए टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, रूट्स, जड़ तक गए, प्रॉब्लम मसाइल की जड़ तक गए। अब इन्होंने ऐसे नहीं कि ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं रखा अपने आप को। कम्युनिस्ट पार्टी आई, सारे मामले को उन्होंने भांपा, सारे मामले को उन्होंने हल तलाश किया, और हर फर्द को उन्होंने इस सारी ज़हनी जितनी भी गलाजत थी उसे उन्होंने महफूज रखा। और जितने चाइना के मिलिटेंट थे, गोन स्ट्रेट, सीधे टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल तक गए। डैट हैव प्लेग्ड, प्लेग आपको पता है ताउन का मर्ज होता है, जो चूहों का मर्ज है। अब वैसे तो प्लेग ताउन को कहते हैं, यहाँ पे प्लेग डिजीज के सेंस में है, मरीज बना के रखना। वो प्रॉब्लम्स डैट हैव प्लेग, जिन्होंने मरीज बनाया हुआ था, एशियन कंट्रीज, एशिया की कंट्री को मरीज बनाया हुआ था, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों से लोग जहनी गुलाम बने हुए हैं, लोग जहनी तौर पे डिस्टर्ब हैं, लोग अपनी शख्सियत ख़त्म हो चुकी है, अपने रस्म व रवाज ख़त्म हो चुके हैं, अपना कल्चर ख़त्म हो चुका है। अब इन सब से उन्होंने हर इंडिविजुअल को उन्होंने महफूज रखा। अब वो प्रॉब्लम्स जिन्होंने एशिया की कंट्रीज़ को हज़ारों सालों से बीमार करके रखा हुआ था, द लैक ऑफ फूड। अब ये प्रॉब्लम किस तरह की? वही प्रॉब्लम चाइना ने फेस किए हैं, द लैक ऑफ फूड, खुराक की कमी, लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते हैं ग़ज़ा को, ठीक है, लो लेवल्स, ग़ज़ा इंतहाई निचले दर्जे की, ग्रास कहते हैं, ग्रास इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे कम नहीं है,
तो ग्रास इनइक्वालिटीज़, ग्रास कहते हैं अपेरेंट को, वाज़े तौर पे इनइक्वालिटीज़, इक्वल आपको पता है बराबर को कहते हैं, और इनइक्वालिटीज़ ना बराबरी होना, अदम मसावात होना, मसावात ना होना, बराबरी ना होना। अब वाज़े तौर पे बराबरी नहीं थी ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम कहते हैं आपकी आमदनी में, कंजम्पशन कहते हैं आपके अखराजात में। एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो आपके अखराजात हैं, अब आमदनी कुछ और थी, अखराजात कुछ और थे, दोनों में मसावात नहीं था। आप देख लें 10,000 आपकी आमदनी है और अखराजात आपके 20,000, 25,000, 30,000 वाले हैं। अब ये दोनों में आपकी बराबरी नहीं होगी तो वो इनकम और कंजम्पशन में अनइक्वालिटीज़, ना बराबरी होना, अदम मसावात होना, ये मसाइल, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, अ सेंस ऑफ सोशल यूज़लेसनेस। हर फ़र्द को ये लगता था कि मैं माशरती तौर पे यूज़लेस, नाकार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि करने का कुछ काम है नहीं है। स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्प्लिट कल्चर, अपने आप को खो देना, अपने आप को ज़ाया समझना, अपने आप को कुछ भी ना समझना, वही हालात जो सारे के सारे पाकिस्तान की 70, 75, 76 साल के बाद भी वही हालात चल रहे हैं। यही हालात सारे चाइना के थे, जिन्होंने अपने आप को काबू में रखा और विदिन 22 ईयर्स उन्होंने अपने आप को इन सारे जंजाल से निकाला। लैक ऑफ फूड उन्होंने ख़त्म की, लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने ख़त्म किया, ग्रास इनइक्वालिटीज़, वाज़े तौर पे जो अदम मसावात थी इनकम एंड कंजम्पशन में, आमदनी में और अखराजात में जो अदम मसावात थी, उन्होंने इसको काबू किया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को काबू किया। अ सेंस ऑफ सोशल यूज़लेसनेस, जो बेकारी का एहसास था अपने आप का, उन्होंने उसको ख़त्म किया। एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़, और सबसे बड़ी बात है कि ब्लाइंड, अंधाधुंध एक्सपेंशन, एक्सपेंड से है फैलना, वाइड स्प्रेड होना ऑफ द सिटीज़, शहरों का जो इतना ज़्यादा फैलाव था। आपको मैं बता चलूँ कि चाइना का आपको बताया जिसमें 1.5 अरब आबादी है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, 25-26 करोड़ आबादी है, और ये चाइना के अंदर 1.5 अरब आबादी है। 25 करोड़, और आप देख ले 25-25-25, 4 दफ़ा 25 करोड़ हो तो 1 अरब बनता है, और ये 1.5 अरब की आबादी जो है, जब दुनिया का पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क जो है, अब इसने ना सिर्फ अपनी आबादी को कंट्रोल किया, खुराक की कमी उसने ख़त्म की, उसने जितनी ग़िज़ाइयत की कमी थी, उसने अनइक्वालिटी थी, उसने अनएम्प्लॉयमेंट थी, सोशल यूज़लेसनेस था, और शहरें इतने ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए, इन सब मसाइल को विदिन 22 ईयर्स उन्होंने काबू किया, काबू पाया, और ना होने से, और कुछ भी ना होने से अपने आप को उन्होंने खुश करके दिखाया। अपने आप को उन्होंने किस लेवल पे लेके गए, ये विदिन सम ईयर्स उन्होंने सारा कुछ किया। तो ये चाइना की बहुत बड़ी अचीवमेंट जो थी, यहाँ तक उन्होंने बताया कि चाइना किस हाल में था। यहाँ तक आपके लेसन थोड़े से मुश्किल थे, इसके बाद आपका पूरे का पूरा लेसन बिल्कुल आसान होगा। यहाँ तक जो थे आपका पेज 1 जो था वो कंप्लीट होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये पेज 2 स्टार्ट करते हैं।